नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। राज्य सरकार ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। ईद उल जुहा पर किया गया सार्वजनिक अवकाश घोषित। 28 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार ने ईद उल जुहा पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी कर दी है। और ऐसे में 28 मई को रहेगा अब सार्वजनिक अवकाश। पहले बातें सामने आ रही थी कि 27 तारीख को अवकाश रह सकता है, लेकिन अब इसको संशोधित कर दिया गया है। 28 मई को जो है वो सार्वजनिक अवकाश घोषित भी क्या क्या है। नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक का लोकार्पण आज किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मंत्री, समाज धर्मी और लेखक पत्रकार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक नई पीढ़ी को प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत की व्यापकता, हृदय की विशालता, राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण और कार्यकर्ताओं के प्रति उनके आत्मीय भाव से परिचित कराएगी। नेतृत्व को निकट से देखे गए अनुभवों का दस्तावेज भी है, जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों को कंपाइलेशन ऑफ बुक्स to gain from the experience of such a remarkable leader at this ceremony is definitely like a blessing for all of us. Thank you so very much के साथ करें। शिवराज जी ने वर्षों गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और लगातार अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। उन्होंने मोदी सरकार के 12 सालों पर कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड में सरकार अच्छा काम कर रही है, उन्होंने ये भी कहा है। कार्यपालिका है, पत्रकारिता है, और इसलिए लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए आलोचना का, समालोचना का बराबर सम्मान होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि आपका शायद जो 2-3 दिन पहले देहरादून में जो घटना घटित हुई है, मैंने डीजीपी को उसके लिए चिट्ठी लिखा है। देहरादून के एसएसपी से मैंने बात किया है और मैंने उनसे कहा कि ये गलत हो रहा है, आपने ये गलत किया है, और मैं अभी समुचित स्थान पर भी इस बात को कहूँगा। अभी देखिए भाई, मैंने कहा ना कि जो प्रशासन है उसका काम है नियमों का, नीतियों का अनुपालन करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, नहीं तो कभी भी नप सकते हैं। ऐसा है कि ये मुख्यमंत्री जी से अगर विधायक जी ने कोई बात कही है तो विधायक जी इसके बारे में आपको जवाब देंगे। नहीं, देखिए ये जो मैंने भी समाचार पत्रों में इसको पढ़ा था, अरविंद जी से मैंने तब बात किया था। सर, आपकी उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप उसको हटा दीजिए। है इनका कहना कि थोड़ी सी जगह ऐसी है जैसे पर जहाँ पर मैंने जो पब्लिक मिलने के लिए आती है तो थोड़ा सा जगह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज न पढ़ने देने के सख्त रुख के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मंत्रोदय जोशी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी का ध्यान नहीं भटका रही, बल्कि विपक्ष खुद दिग्भ्रमित है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, ऐसे में सड़क पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है। सरकार किसी से भी किसी का ध्यान नहीं भटकाना चाहती है।
खुद विपक्ष दिग्भ्रमित है और विपक्ष खुद ध्यान भटकाना चाहता है। इस संबंध में आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, तो माननीय हरीश रावत जी का बयान आया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में सड़क में किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। चूंकि यहाँ पर चार धाम यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, यातायात उससे प्रभावित होता है और नमाज के स्थान पर ही पढ़ी जाए। सड़कों पे सरकार का प्रयास है कि इस तरीके का काम न किया जाए जिससे दूसरे समुदाय के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़े। लोग अपनी अगली पारी का इंतजार कर लें, लेकिन सरकार का पूरी तरीके से मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हम सड़क में नमाज अदा करने को किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। ये देवभूमि है, यहाँ के देवत्व को बचाना, यहाँ के तपत्व को बचाना ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी नाम से चल रहे अभियान और उसमें बढ़ते फॉलोअर्स को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों को कोई गंभीर राजनीतिक पार्टी नहीं मानता है। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। निर्मित एक तंत्र है और जो देश के लोकतंत्र को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। भारत के अंदर को राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक पार्टियों को अपमानित करने का कोई प्रयास करता है तो उस पर कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रही कॉकरोच पार्टी को लेकर जहां कई नेता खुलकर सामने आकर बोल रहे हैं और कुछ लोग बच भी रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सुप्रसिद्ध कवि और लेखक कुमार विश्वास ने इस पर तंज कसा है। कुमार विश्वास ने कहा कि बचपन में मेरी माँ बताया करती थी कि कॉकरोच ऐसा जीव होता है जो घर के अंधेरे कोनों में रहता है और झुंड में रहता है। कॉकरोच घर की अच्छी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है और बनी बनाई व्यवस्था को खराब करने का काम करता है, इसलिए घर की हर चीज़ को उससे बचाकर रखा जाता है। उन्होंने आगे भी कहा कि जब देश में कॉकरोच पैदा हुए हैं तो उन्हें खत्म करने के लिए हिट भी बनी है और हिट अपना काम भी ठीक तरह से कर रही है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। भाई साहब से पूछा, बताया आप सब कविता याद करके लाए, तो अगर कविताएं लिखनी है, याद करनी है, निर्मित एक तंत्र है और जो देश के लोकतंत्र को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। भारत के अंदर को अगर ये सब बच्चे, मैंने आदरणीय भाई साहब से पूछा, बताया आप सब कविता याद करके लाए, तो अगर मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। अगर ये सब बच्चे, मैंने आदरणीय भाई साहब से पूछा, बताया आप सब कविता याद करके लाए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि देश में पैदा हुए कॉकरोच को खत्म करने के लिए हिट भी बनाया गया है। कॉकरोच पार्टी पर कवि कुमार विश्वास का तंज भी देखने को मिला है। आप सब कविता याद करके लाए, तो अगर कविताएं उन्होंने ये भी कहा कि गंदगी में रहता है कॉकरोच, लेखक बनना है और झुंड बना करके रहता है, अंधेरे कोनों में पाया जाता है। बच्चे, मैंने आदरणीय भाई साहब से पूछा, बताया आप सब कविता याद करके लाए, तो अगर कविताएं लिखनी है, याद करनी है, कवि बनना है, लेखक बनना है, अगर ये सब बच्चे, मैंने आदरणीय भाई साहब से पूछा, बताया आप सब कविता याद करके। देहरादून जनपद के त्यूनी क्षेत्र में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब सोशल मीडिया पर अपनी पहचान छिपाकर एक नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाने के आरोप में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
चक्राता के बाद त्यूनी में सामने आए इस मामले से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी है। त्यूनी मुख्य बाजार में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में तख्तियां और इंसाफ के नारों के बीच लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। मामला 16 साल की नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी जांच कर रही है। आरोप है कि विकासनगर के कोल्हान निवासी युवक ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर नाबालिग को अपने जाल में फंसाया है। में एक प्रकरण सामने आया है नाबालिग लड़की को लेके, जिसमें गिरफ्तारी भी की गई थी। क्या पूरा प्रकरण है और किस उसमें उसको जेल भेजा गया है? ये आज दिनांक 25 मई 2026 को थाना त्यूनी क्षेत्र में वादी द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर ये हम दिया गया हमें पुलिस को सूचना कि वादी की नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र 15 वर्ष है, उसको दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा बहला फुसला के उसका लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया है। उसी संबंध में जो लिखित तहरीर दी गई पुलिस को, उसके आधार पर मुकदमा थाना त्यूनी में पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर माननीय न्यायालय द्वारा उसको न्यायिक अभियुक्त। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऑनवील टीवी से राज्य के तमाम विषयों पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य में जंगली जानवरों और जंगलों में आगजनी घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने उनके ऊपर बनी फिल्म को लेकर भी कहा है कि उत्तराखंडियत को इसमें दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, उत्तराखंडियत की यात्रा, आप पर एक फिल्म जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री दर्शाई गई, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं और कितना संघर्ष दिखाया गया उसमें? उत्तराखंडियत की ओर का अर्थ है वे ऑफ गवर्नेंस क्या होगा, वे ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा। क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश बिहार का जो मॉडल है उसको अनुसरण कर रहे हैं। ये हिमालयी राज्य है, इसकी कल्पना भी हिमालयी राज्य के रूप में हुई है। और हिमालयी राज्य का मतलब है पहाड़ और उसकी तलहटी, उसके मैदान, इनके लिए समग्र सोच ही उत्तराखंडियत है, डेवलपमेंट की और गवर्नेंस की जो है। तो उस ओर कैसे हम लेकर के जा सकते हैं, वो हमने अपने जीवन में लक्ष्य भी रखा। और आगे जो पार्ट 2 है हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का, उसमें हम इस बात को पार्ट 2 और पार्ट 3 में आगे बढ़ाएंगे। भगत सिंह कोश्यारी जी भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब आप सदन में गए थे तो किस तरह से आपने विषय उठाए उत्तराखंड के। जब मैं सांसद का चुनाव लड़ने के लिए गया तो भगत सिंह कोश्यारी जी उस समय भी बहुत सक्रिय व्यक्ति थे। जो भाजपा का संगठनात्मक स्वरूप है, अल्मोड़ा में हो या उत्तराखंड में हो, उसमें भगत सिंह जी का बड़ा भारी योगदान है। और लेकिन उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि किसी तरीके से हो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की सीट भाजपा जीते। और जब 1989 की भी चुनाव हार हुई भाजपा की, तो उसके बाद उन्होंने एक रणनीति के तहत हमको हराया। जब थी तो राम लहर, मगर उसमें एक रणनीति बना करके उम्मीदवार का चयन करके और चुनाव में हमें पराजित किया। तो एक ऐसे प्रतिद्वंदी जो निरंतर बड़ी सजगता के साथ आपको चुनौती दे रहे हो और साथ साथ वो कई तरीके से हमको सलाह भी देते थे, ताकि यदि किसी चीज़ में हम उनको लग रहा है कि उनके विचारों को चोट लग रही है तो उसको हम तक पहुंचाते भी थे, अलग समझाने का प्रयास भी करते थे। तो वो उनका व्यक्तित्व जो है आज अब धीरे धीरे एक आज़ाद शत्रु व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। काशी सिंह ऐडी जी ने तो 1989 में मुझको लगभग पराजित कर दिया था। एक नौजवान थे, उभर करके आए, पहले विधायक बने और उसके बाद जो है उनका चुनाव चिन्ह बाघ था। तो जितना आज बाघ का आतंक है गांव-गांव में, उस समय कांग्रेस के लिए राजनीतिक आतंक का पर्याय बन गए थे।
और मगर उनका जो योगदान है उत्तराखंड के लिए वो वंदनीय है। तो हमारी प्रतिद्वंदिता बहुत नज़दीक की रही है, मगर उस प्रतिद्वंदिता के बावजूद भी आपस के जो संबंध हैं, सौहार्द है, वो हमेशा बना रहा। और मुझे बेहद खुशी है कि मुझ पर बन रही डॉक्यूमेंट्री के लिए उन लोगों ने 3 घंटा तपस्या की। 3 घंटा तपस्या की। तो ये जिस समय मैं उगता रहा था उस समय भी वो बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारी जीवन यात्रा को देख रहे थे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। सर, केंद्र सरकार ने 12 साल मोदी सरकार ने अपने पूरे किए, किस रूप में आप देखते हैं और क्या लगता है कि देश के लिए किस तरह के कार्य किए? आज तो महंगाई कुछ देखने ही नहीं दे रही है और उत्तराखंड में कोल में खाद का काम भ्रष्टाचार कर रहा है, बढ़ती हुई बेरोजगारी कर रही है, महिलाओं पर बढ़ता हुआ अत्याचार कर रहा है, पलायन कर रहा है, पहाड़ों में बाघ का आतंक, नीचे जो है लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कहाँ कुछ देखने दे रही हैं, कुछ विश्लेषण करने दे रही हैं। इस समय तो महंगाई का दैंती सामने दिखाई दे रहा है। और यदि भाजपा इस समय जश्न मना रही है तो वो लोगों के जले में नमक छिड़क रही है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, 10 दिनों में 4 बार बढ़ चुके हैं, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं भगवान यहाँ पे भी थम जाए तो शायद लोग जिंदा रह जाएंगे। ये तो यहाँ पे भी रुकने नहीं जा रही है। और इन कंपनियों ने कई सालों तक मुनाफा कमाया, लूटा जनता को। और आज जब चीज़ें महंगी हैं तो उस समय 2 ही रास्ते हैं, या तो सरकार अपना एक्साइज टैक्स इत्यादि समाप्त करे पेट्रोलियम पदार्थों पर, और या ये कंपनियां जो है जो घाटा है उसको बर्दाश्त करें। जब तुमने मुनाफा कमाया है तो घाटा भी बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अब सरकारी कंपनियां केवल होती तो शायद करती भी सरकार। अब सरकार इसलिए नहीं कर रही है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो केवल मुनाफा कमाने के लिए आई है, और आज की सरकार उनके पंजे में है। सर, जिस तरह से पहाड़ों में लगातार आग भी बढ़ रही है, जंगली क्षेत्रों में, उसको क्या कहेंगे? क्या सरकार की नाकामी है या फिर आग पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार? देखो, जंगलों की आर्द्रता लौटाने का, जंगलों की नमी को लौटाने का हमने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया था 2016 में। जो है उस कार्यक्रम को इन्होंने छोड़ दिया। जंगलों की आर्द्रता को जब तक नहीं लौटाएंगे तब तक आग नियंत्रित नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी बारिश हुई, इतनी बड़ी बारिश के बावजूद जो है आप फिर आग लग रही है। तो जब तक हम जमीन आर्द्रता बढ़ाने का जो हमने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया था, उस कार्यक्रम को जिसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, वो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम था हमारा, जब तक उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हिमालयी क्षेत्रों के जंगलों को नहीं बचाया जा सकता। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि 2027 की चुनावी तैयारियां तेज हैं और एक बार ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आ रहे हैं उत्तराखंड, किस तरह आप देखते भी हैं? क्योंकि हम तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तो हमारी चुनावी तैयारियों के प्रतीक हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके वो जगह जगह जा रहे हैं, जनता में एक भावना पैदा कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, और जहां हो सक रहा है हम भी सहयोग दे रहे हैं। कल भी एक जगह गया था, आज रुड़की जा रहा हूँ। हर जगह जा करके जो कुछ भी हमसे हो सकता है, पत्रम पुष्पम का जो योगदान है वो योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। आगामी ईद उल अजहा पर्व को लेकर जसपुर कोतवाली में पुलिस प्रशासन, मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने त्यौहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने त्यौहार के दिन
पानी और बिजली की समस्या का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिलाया है। बैठक में मौजूद समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस और प्रशासन को आश्वासन दिया है कि ईद उल अजहा के पर्व को पूरी तरह अमन, चैन और शांति के साथ मनाया जाएगा। कोई बात नहीं। जसपुर के मुसलमानों को कि कुर्बानी का कोई वीडियो ना बनाएं और कुर्बानी की फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, कुर्बानी पर्दे में करें। सरकार द्वारा प्रतिबंध जानवरों की कुर्बानी भी ना करें और प्रतिबंधित स्थानों पर कुर्बानी ना करें। क्यों? हमें प्रशासन ने जो रूट दिए हैं कुर्बानगाह जाने के लिए, उन्हीं रूटों का इस्तेमाल करें। कुर्बानगाह से जब अपना गोश्त लेकर के आएँ तो ढक करके लेकर के आएँ, ताकि किसी की नज़र भी ना पड़े और किसी को ठेस भी ना पहुँचे। हम अल्हम्दुलिल्लाह जसपुर का जो इत्तेफाक और इत्तेहाद है बड़ा खूबसूरत है। यकजहती की यहाँ मिसाल है कि दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके त्यौहार मनाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कुर्बानी पर्दे में करें, उसका खून नालियों में ना बहाएं, जो अलामात हैं वो रास्तों में सड़कों में न डालें। नगर पालिका की जानिब से गाड़ियाँ खड़ी भी होती हैं हर चौक पर, हर जगह पर, उन्हीं में वो अलामात डालें तो इंशाअल्लाह ताला शहर हमारा साफ़ सुथरा रहेगा। आने वाला जो बकरीद का पर्व है उस पर चर्चा की गई, उनके द्वारा उनके जो सुझाव लिए गए, उनकी राय ली गई, उसमें कोई समस्या ना आए और पर्व जो है शांति से और सौहार्द से कंप्लीट हो, इसके लिए उन सभी से बातचीत की गई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वार्तालाप हुआ और कुछ बातें उसमें नोट की गई हैं। दोनों ही तरफ से उनकी राय भी ली गई है और कुछ एसएसपी महोदय सर ने कुछ दिशा निर्देश आने वाले पर्व के उसमें दिए थे, जो उनसे अवगत कराया गया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से एक और जहां वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं वन्य जीवों के आवास भी जलकर नष्ट हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति को लेकर मुख्य वन संरक्षण सुशांत कुमार पटनायक ने बताया है कि 15 फरवरी से 30 जून तक या बारिश होने तक का समय वन अग्नि का होता है। इस अवधि में इस साल भी जंगलों में आग कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। फरवरी से अब तक कुल 375 वन अग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें लगभग 319 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि इसमें से 274 घटनाएं गढ़वाल मंडल में और 69 कुमाऊं में, 32 घटनाएं वन्यजीव क्षेत्रों में दर्ज की गई हैं। सबसे ज़्यादा घटनाएं गढ़वाल क्षेत्र के चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों में दर्ज की गई हैं, जबकि कुमाऊं में, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में सबसे अधिक जंगल प्रभावित हुए हैं। बांस की जंगलों की बात है, ये एक्सपेक्टेड है कि बांस की जंगल चूँकि अधिक नमी भरा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा उस एरिया में रहता है, तो वनाग्नि घटनाएं घटित ना हो। परंतु पिछले वर्षों में भी देखा गया है कि बांस के जंगलों में भी वनाग्नि घटनाएं घटित होनी पाई गई है और इस वर्ष भी ये घटनाएं रिपोर्टेड हो रही है। एग्जैक्टली कितने बांस की जंगल इससे प्रभावित है और कौन कौन से एरिया से है, उसके आंकड़े अभी हमारे पास डिटेल्स आना बाकी है। परंतु ये कहा जा सकता है कि बांस के जंगलों में इस बार भी वनाग्नि घटना अधिक घटित होने की चांसेस इसलिए भी बढ़ गई है कि ड्राइनेस ज़्यादा है, बरसात कम हुई है, स्नोफॉल कम हुई है और इसके साथ साथ इसके जो अन्य कारण है उसके बारे में भी हम एक बार एरियाज को आइडेंटिफाई करते हुए माइक्रो लेवल में स्टडी करेंगे और पता करने की कोशिश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही है। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।